अगर मैं आपसे कहूं कि देश में पैदा होने वाला हर बच्चा लगभग 1 लाख रुपए के कर्ज के साथ पैदा हो रहा है और तो और आप समेत देश के हर नागरिक पर भी 1 लाख रुपए का कर्ज है, तो शायद आपको ये बात काफी अजीब लगे। और हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग बोल रहे हो कि यार मेरा बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था और मैंने उसके पैसे भी डॉक्टर को दे दिए थे, तो मेरा बच्चा तो बिना किसी कर्जे के पैदा हुआ था। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आपने भले ही डॉक्टर को पैसे दे दिए थे, लेकिन ये कर्जा आपकी नहीं बल्कि सरकार की वजह से आप पर है। तो अब ऐसे में एक सवाल ये है कि सरकार पर ऐसे कितना कर्जा है कि हर एक नागरिक पर 1 लाख का कर्ज है, और सरकार भला ये कर्जा लेती क्यों है, कैसे और किससे लेती है, चलिए हम बताते हैं। देश में इस वक्त हर तरफ सड़क बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन महामारी, महंगाई और निर्माण कार्यों की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए सरकार जितना ज्यादा कर्ज ले रही है, आम आदमी पर उतना ही ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार का कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, और इस वक्त देश की जनसंख्या 130 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस लिहाज से देश के हर नागरिक पर 98,776 रुपए माने करीब 1 लाख रुपए का कर्ज आएगा। अब ये कर्ज सरकार क्यों लेती है और कैसे लेती है, ये सब तो आपको बताएंगे बाद में, पर पहले आपको ये बताते हैं कि कर्ज सरकार लेती कहां से है। कैसे मिलता है सरकार को कर्ज? सरकार दो तरह से लोन लेती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी भीतरी कर्ज जो देश के भीतर से होता है और बाहरी कर्ज जो देश के बाहर से लिया जाता है। इंटरनल कर्ज देश के बैंक्स, बीमा कंपनीज, रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स आदि से लिया जाता है। वहीं बाहरी कर्ज मित्र देश, IFM, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं, NRI आदि से लिया जाता है। विदेशी कर्ज का बढ़ना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसे सरकार को अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है। विश्व बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में बाहरी कर्ज यानी विदेशी कर्ज उसके GDP के 77% से ज्यादा हो जाए तो उस देश को आगे चलकर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर किसी देश की GDP 1.7% तक गिर जाती है। देश की बात करें तो सरकार आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज माने G-SECs के द्वारा कर्ज लेती हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल आदि के द्वारा जो पैसा आता है वो सरकार के लिए कर्ज ही होता है। जब कोई किसी G-SEC या सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो वो एक तरह से सरकार को कर्ज दे रहा होता है। सरकार एक निश्चित समय के बाद ये कर्ज लौटाती है और एक निश्चित ब्याज देती है। सरकार सड़कें, स्कूल आदि बनवाने के लिए अक्सर ऐसे G-SECs जारी करती है। जो G-SECs 1 साल से कम अवधि वाले होते हैं उन्हें ट्रेजरी बिल यानी T-bills कहते हैं। 1 साल से ज्यादा के G-SECs को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी SDLs कहा जाता है। सरकार काफी पहले से ऐसे ट्रेजरी बिल या बॉन्ड जारी करने की डेट बता देती है। आमतौर पर ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक, बीमा कंपनीज, वित्त संस्थान, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि संस्थागत निवेशक निवेश करते हैं। साल 2001 में इसमें आम निवेशकों यानी सभी लोगों को निवेश करने का अधिकार दिया गया, लेकिन आम निवेशकों के लिए सिर्फ 5% हिस्सा मिलता है। यानी अगर कोई G-SEC 100 करोड़ रुपए का है तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए आम जनता के लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार देश के भीतर से भी कर्ज लेती है और आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे कर सकते हैं निवेश। कोई भी निवेशक जिसके पास डीमैट अकाउंट हो या रिजर्व बैंक में उसका निवेशक के रूप में रजिस्ट्रेशन हो तो वो इन सिक्योरिटीज में निवेश कर सकता है। इनमें FD की तरह एक निश्चित रिटर्न मिलता है। ट्रेजरी बिल में रिटर्न का तरीका थोड़ा अलग होता है। उन्हें जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ये पहले ही डिस्काउंट रेट पर जारी किए जाते हैं और मैच्योर होने पर इनकी पूरी कीमत यानी फेस वैल्यू दी जाती है। सरकार बजट से बाहर भी लेती है उधार। इसके अलावा कुछ उधार ऐसा होता है जिसे ऑफ बजट कहते हैं। ये सीधे केंद्र सरकार नहीं लेती। इसके लिए इसका असर राजकोषीय घाटे में नहीं दिखाया जाता और ना ही इसकी बजट में चर्चा होती है। ये कुछ सार्वजनिक कंपनियां, सरकारी संस्थानों के लोन और डेफर्ड पेमेंट के रूप में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोन संस्थान सरकार के निर्देश पर ही लेते हैं, लेकिन इसे चुकाने की जवाबदेही सरकार पर नहीं होती, इसलिए इसे बजट में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए इस साल सरकार ने राशन बांटने में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो सब्सिडी बिल है उसका आधा ही आवंटित किया है।
बाकी पैसा उसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से उधार लेने को कहा गया है। इसी तरह फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए कुछ हिस्सा सरकारी बैंकों से लोन के रूप में दिलाया गया है। क्यों लेती है सरकार कर्ज? असल में सरकार का खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होता है। हर साल की परिस्थितियों के मुताबिक सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे कल्याण और विकास कार्यों पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। सरकार के कुल कर्ज में सामाजिक कार्यों पर खर्च की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 तक 91.60% पहुंच गई। ये एक तिमाही पहले तक 91.48% था, लेकिन अब कोरोना काल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का खर्च बढ़ाना पड़ा ताकि मजदूरों और शहरी प्रवासियों की जरूरतें पूरी की जा सकें। सरकार को लेना पड़ा 2% ज्यादा कर्ज। कोरोना काल में आयुष्मान भारत और PLI जैसी योजनाओं की फंडिंग के लिए 2.15% ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। इस दौरान 2.88 लाख करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां यानी G-Sec भी जारी करनी पड़ी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में 2.83 लाख करोड़ रुपए थी। सरकार पर अपनी प्रतिभूतियों की एवज में तीसरी तिमाही तक 75,300 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना पड़ा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 के दौरान कोई बाजार उधारी नहीं ली है। इस दौरान ना तो कैश मैनेजमेंट बिल से फंड की निकासी हुई और ना ही रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए सरकार के लिए पैसा जुटाया। RBI का रोजाना नकदी जमा और निकासी भी पूरे तिमाही में औसतन 7,43,033 करोड़ रुपए बना रहा। महंगाई पर सरकार भी चिंतित। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खुदरा महंगाई से उपभोक्ता ही नहीं, सरकार भी चिंतित है। विकास की गति दोबारा पटरी पर आ रही है, लेकिन महंगाई उसकी राह में बड़ी चुनौती बन गई है। अक्टूबर तिमाही में खुदरा महंगाई दर 4.48% थी, जो दिसंबर तिमाही में 5.66% और जनवरी में बढ़कर 6.01% पहुंच गई। महंगाई में तेजी खास तौर से ईंधन की बढ़ती कीमतों और बिजली के दाम बढ़ने से आई है। उद्योगों में आ रही तेजी से राहत। इन चुनौतियों के बीच उद्योग के क्षेत्र में राहत भरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स अक्टूबर में 4% की दर से बढ़ा है, जो बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ये सितंबर में 4.4% था, जो नवंबर में 1.3% और दिसंबर में 0.4% पर चला गया है। आपको क्या लगता है कि सरकार और उधार लेकर क्या महंगाई को कम कर सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।